नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। दोस्तों, जुलाई का महीना था 2017 और भारत में जीएसटी लागू किया गया। आपको मालूम है कि जब जीएसटी कांग्रेस सरकार लागू करना चाहती थी किसी और रूप में 2014 से पहले, तो बहुत सारे राज्य उसका बहुत विरोध करते थे कि ये इस रूप में, इस प्रारूप में हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये हमारी आजादी छीन लेगा, हमारे कपड़े लत्ते उतार लेगा ये। और आप जानते हैं कि उसको सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था जीएसटी को लागू करने का? नरेंद्र मोदी ने। उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर थे। वो तो यहां तक मतलब उनका हाल था कि जब तक जिंदा हूं जीएसटी लागू नहीं करने दूंगा मैं। अब ये एक ऐसा टाइम था जब 2014 से पहले तो हालात इस किस्म के जीएसटी का प्रारूप तैयार हो चुका था और बहुत मेहनत हो रही थी बहुत सारे लोगों के द्वारा कि उसका सेटअप क्या होगा, किस ढंग से होगा, राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहें, केंद्र का भी नुकसान ना हो, राज्यों का भी नुकसान ना हो और जनता को फायदा मिले। तो सबसे बड़ा जो उसमें कैविएट था वो ये था कि जनता को फायदा मिले, जनता के ऊपर टैक्सेस कम हो। जो 15-20 टैक्सेस हैं बहुत सारे, तो उनको मिला के एक टैक्स बना दिया जाए और जनता के ऊपर जो विभिन्न टैक्सों का बोझ होता है या व्यापारी के ऊपर जो अलग अलग टैक्सेस का बोझ होता है, तो वो एक टैक्स में पूरा का पूरा सम्मिलित हो जाए। वो ये मकसद था एक्चुअली। ये एक संजोग की बात थी कि जब मोदी जी 2014 में आए तो पलटी मार गए। पलटी मार गए और जो एक पहला ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट था जिसमें जनता का भला था, जनता को सहूलियत मिलनी थी, वो चीज ही ड्रॉप कर दी और ये कहा कि हमें तो पैसे चाहिए। इंसिडेंटली उन दिनों में जो जीएसटी का जो प्रारूप बन रहा था तो उसका एक बहुत बड़ा सेटअप था इंडिया में। तो उस बहुत बड़े सेटअप का एक छोटा सा मैं भी एक हिस्सा था, छोटा सा। तो ये सब जब हुआ तो जीएसटी पूरा फॉर्मलाइज नहीं हो पाया था, वो पूरा का पूरा लॉ बन नहीं पाया था, उसका ड्राफ्ट पूरा फाइनलाइज टच पे नहीं था। कम से कम नहीं तो उसको 2 से 3 साल और चाहिए थे एक नए टैक्स का कानून के लिए उसको परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि उसके लिए जो कंपनी थी इन्फोसिस वगैरह वो भी तैयार नहीं थी एक्चुअली। लेकिन साहब, मोदी जी को रात को भूत सवार हो गया एक दिन। 2017 की एक शुरुआती रात में भूत सवार हो गया। हम तो लागू करेंगे 1 जुलाई को और 1 जुलाई की रात को 12 बजे लागू करेंगे, भारत की दूसरी आजादी होगी। उन्हें क्या है ना, इवेंट बनाने का शौक है हर चीज को बड़ा करके। पंडित नेहरू रात को 12 बजे फ्रीडम ऑफ इंडिया की स्पीच दी थी ना, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो ये उसके बराबर जाना चाहते थे। लेकिन कहां पंडित नेहरू ज्ञानी पुरुष, पढ़े लिखे, समझदार, और कहां ये अज्ञानी जिनकी डिग्री का नहीं पता। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। अध कचरा जीएसटी जिसके अंदर जनता को उठा के बाहर फेंक दिया गया था, लागू कर दिया रात को और बताया कि यह इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। अब उसका प्रारूप देखा जाए तो 10-15 साल पहले से स्टार्ट हो गया था जीएसटी का, कि एक आइडिया था, धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करना था, उसके ड्राफ्ट बनने थे, उसके ऊपर मीटिंग्स होनी थी, सबसे राज्यों से मुलाकात होनी थी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात होनी थी, जनता से बात करनी थी। लेकिन यहां मकसद दूसरा था मोदी के आते, कि राज्यों के चड्डी बनियान उतार लो, उनके पास पावर नहीं देनी, पावर अपने पास लो, यानी कि पैसा मेरे पास आना चाहिए। ये सारी चीजें सोल मोटिव बन गई कि जनता को
तो लूट लो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जनता को तो लूटना हमारा काम ही है, उसे तो हम लूटेंगे ही लूटेंगे। लेकिन समस्या सारी ये है कि राज्यों को भी हमने लूटना है, क्योंकि राज्यों के पास से अगर हमने वित्तीय शक्तियां ले ली, तो आप यकीन मानिए फिर वो हमारे सामने झुककर भीख मांगेंगे। तो मकसद क्या था? मकसद ये था कि भाई जनता के साथ-साथ राज्यों को भी भिखारी बना दो। जब इंसान इस मकसद पे आ जाए, तो बेईमानी होना स्वाभाविक है। अब जुलाई के जैसे अभी आंकड़े आए, तो बोलते हैं कि तीसरा सर्वाधिक 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। लेकिन सरकार की बेईमानी कहां से होती है, ये मैं आपको बताता हूं। इस 1,82,000 करोड़, जो कि पिछले साल इसी जुलाई में 1,65,000 करोड़ था, उससे 10% ज्यादा है, 10.3% ज्यादा है। आपसे 10.3% ज्यादा पैसे आपकी जेब में से निकाल लिए गए। और 64% जो पैसा आता है वो गरीबों से आता है जीएसटी का, ये सबको पता है। अमीर सिर्फ 3% देते हैं, बाकी मिडिल क्लास देते हैं। आप एक बात सोचिए, 1.82 लाख करोड़ आपकी जेब से निकाला गया, तो स्टेट्स को क्या मिला? अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि लूट कैसे होती है, कि कैसे राज्यों से उनके अधिकार छीने जाते हैं। इस 1,82,000 करोड़ में से 1,82,000 करोड़ में से केंद्र सरकार के पास आते 32,000 करोड़, और राज्य सरकारें यानी कि जो 30 राज्य हमारे और सब मिला मिलू के जो यूनियन टेरिटरी है, सब मिला के से उनको मिलते 40,000 करोड़। अब आप सोचिए कि ये तो कुल मिला के सिर्फ 72,000 करोड़ हुए। तो बाकी 1,10,000 करोड़ जो जीएसटी के है, वो कहां गए फिर? अगर केंद्र को 32,000 करोड़ मिला और राज्यों को 40,000 करोड़ मिला, लेकिन हमने तो 1,82,000 करोड़ दिए जनता को, जनता ने, तो बाकी कहां गए? अब उसमें एक आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब एक स्टेट का सामान दूसरी स्टेट में जाता है, तो जहां पे वो कंज्यूम होता है, वहां पे वो टैक्स आता है। अब आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट जो जीएसटी है, उसका बंटवारा केंद्र बाद में करता है कि हाँ, किस स्टेट में जाके कौन सा सामान, क्या कहते हैं कि बिका है, और उसका भी आधा खुद रख लेता है और आधा जिन जिन स्टेट में कंज्यूम है उनको देता है। लेकिन ये सेटलमेंट हो नहीं पाता है। इस सेटलमेंट के अंदर बेईमानी होती है, मैं आपको बताऊं। और सरकारें जो हैं वो तरसती रह जाती है कि तुम कब सेटलमेंट करोगे, कब तुम मुझे पैसे दोगे। वो सेटलमेंट ही नहीं करता, 3-3 4-4 महीने, कई-कई महीने तक सेटलमेंट नहीं होते इनके। यहां पे ये पैसा खा जाते हैं। फिर इनको सेस के 12,000 करोड़ मिले, सेस। अब सेस तो बढ़ती नहीं इनको। ये सेस पूरी की पूरी 12,000 करोड़ रख ली, यानी कि 32,000 करोड़ भी रख लिए। उसके बाद आईजीएसटी के जो 50,000 करोड़ आए स्टेट टू स्टेट के, जो बिजनेस होता है, उसके 25,000 करोड़ वो भी केंद्र ने रख लिए। तो 32 से 25,000 करोड़ और जोड़ लो। अब उसके साथ 12,000 करोड़ का एसएस मिला, वो भी केंद्र ने रख लिया। तो केंद्र को क्या मिला भैया? 32 और 12 44, और 44 और आईजीएसटी के 25 वहां से, यानी कि ये आपके हो गए 70,000 करोड़। ये 70,000 करोड़ तो केंद्र वैसे ही लेके चला गया। अब इसके बाद, इस 70,000 करोड़ के बाद एक और आईजीएसटी आता है जो इंपोर्ट पे आता है। वो इंटरस्टेट नहीं है, वो इंपोर्ट पे है। वो जो इंपोर्ट के ऊपर जो आईजीएसटी आता है, उसके ऊपर 47,000 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं, 47,000 करोड़। और उसके ऊपर सेस आती है फिर 1,000 करोड़ से ऊपर की। भैया, अब ये कुल मिला के 50,000 करोड़ और आ गए इनके पास। तो 70,000 करोड़ में 50,000 करोड़ और जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 1,20,000 करोड़। इसका मतलब 1,82,000 करोड़ में से जीएसटी लगा के जो राज्यों को मिलता है, कुल मिला के, वो मुश्किल से 60-65,000 करोड़ मिलता है। और करीब-करीब 1,15,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ जो है, राज्यों के जो पैसा मिलता है, उससे ऑलमोस्ट डबल पैसा जो है, वो केंद्र को मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था।
जब पहले वैट वगैरह होते थे और अलग-अलग किस्म के टैक्सेस होते थे, तो वहाँ पे केंद्र को इतना पैसा नहीं मिलता था कभी भी। लेकिन केंद्र ने ये स्कीम ऐसी बनाई कि भैया 2/3 पैसा मेरे को मिल जाए। अच्छा, कहा क्या गया कि आधा-आधा होगा, आधा तुम्हारा, आधा मेरा। क्योंकि मेरे को भी रेलवे चलानी है, डिफेंस चलाना है, विदेश चलाना है, ये सब चलाना है। लेकिन ये आधा हुआ नहीं, धोखाधड़ी दी गई और वहां पर 2/3 खुद रख लिया और 1/3 स्टेट्स को दे दिया। अब ये लफड़ा है यहां पर। अब इसके अंदर हमें क्या मिला? जनता को। जनता को कुछ नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू। वो तो मोदी जी ने जिस दिन इंप्लीमेंट किया था, उससे पहले डिसाइड कर लिया था कि इनके तो भाई जनता के कपड़े उतारने हैं। 2017 में जब हम आए थे, जब ये टैक्स आया था, तो हमारा एनुअल कलेक्शन 80,000 करोड़ होता था जीएसटी का। टोटल कलेक्शन एक महीने का 80,000 करोड़। 6 साल हुए, अप्रॉक्सिमेटली 7 साल हुए। क्या 7 साल में आपकी इनकम 2.5 गुना हुई? वो 80,000 करोड़ से बढ़कर जीएसटी 1,82,000 करोड़ पे आ गया और एक महीने तो ऐसा था बीच में 2 लाख करोड़ भी आया। तो सवा 2 गुना से 2.5 गुना इनका टैक्स बढ़ गया। तो अगर आपकी आमदनी 2017-18 के अंदर ₹100 थी, तो क्या 2024 में आपकी आमदनी ₹200 हो गई? उत्तर है नहीं, नहीं। हुआ क्या दरअसल? हुआ ये कि 2019-20 तक तो आमदनी बढ़ी थी लोगों की। 100 के ऊपर फिर अगले साल 110, फिर 120, 130, 125 ऐसे हुई। लेकिन जैसे ही 2020-21 आता है, हमारी आमदनी रुक जाती है वहां पर। आप कहोगे क्यों भाई हमारी आमदनी क्यों रुकती है? इसलिए रुकती, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो हम सारे के सारे ध्वस्त हो गए और हमको 2024 के अंदर 2019 से जो झटका लगना शुरू होता है 19-20 से कोरोना का, हमको 5 साल लगे वहां से निकलने में। सरकार कहती है कि मुझे 2019-20 से अब 2024-25 में 5 साल लगे। 5 साल बाद मेरी जो ग्रोथ आई है, अब पहली बार 2019-20 के मुकाबले जो उस टाइम के रेट अगर देखे जाए, उसको क्राइटेरिया माना जाए, तो वो 20% ऊपर है सर उससे, सिर्फ 20%। यानी कि इन एक्चुअलिटी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जो है, वो 2019-20 के मुकाबले सिर्फ अब 20% बढ़ी है रियल टर्म्स में। लेकिन आपकी आमदनी तो 2017 के बाद जब इन्होंने 1,82,000 करोड़ अभी आपसे ले लिए, तो ₹200 तो हुई नहीं। आपकी आमदनी तो देखा जाए इन 7 साल में 100 की 150 भी नहीं हुई। सरकार कहती है देखो हमारा जीएसटी डबल हो गया और हम कामयाब हो गए। देखो, जो टूथपेस्ट ₹50 की आती थी और 18% जीएसटी था, अब वही टूथपेस्ट ₹100 की। अगर आपने गौर नहीं किया होगा कभी वैसे, कभी जाके गौर कीजिएगा इस मामले में कि 2017-18 में एक टूथपेस्ट की नॉर्मल टूथपेस्ट की कीमत क्या थी और अब क्या है? डबल से भी ज़्यादा रेट है। 3 गुना तक रेट हो गए, 3 गुना। किस दिन मैं सारे फिगर्स मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको टूथब्रश भी लेना है ना, तो उसके रेट भी 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो एक बिस्कुट पैकेट आता है ना, छोटा पार्ले का, जो ₹5 का आता था पहले, अब वो ₹10 का आता है। बिस्कुट उतनी ही है, लेकिन जहां पहले ₹5 के ऊपर 18% जीएसटी था, अब ₹10 के ऊपर जीएसटी है। जितनी मिनरल वाटर की बॉटल पहले बिकती थी, उतनी ही बिकती है, लेकिन 18% जीएसटी डबल हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक जितना पहले बिकता था, उतना ही बिकता है, लेकिन उसके ऊपर 28% के हिसाब से जीएसटी डबल से ज्यादा हम कलेक्ट कर रहे हैं। चीजें वही बिक रही हैं, मैं आपको बताऊं। एडिशन क्या हो रहा है? वैल्यू, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? चीज वही है, उसके दाम ज्यादा दे रहे हैं। जो चॉकलेट हम ₹10 की खरीदते थे उस समय में, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, आज वही चॉकलेट 25 से ₹30 की है। डबल नहीं हुई, ट्रिपल हो गई है, मैं आपको बताऊं। ट्रिपल। यानी कि 18% टैक्स था, तो आप उसी चॉकलेट के 3 गुना, 2.5 गुना आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और जब डेटा आते हैं कि जीडीपी के 64% यानी कि 2/3 पैसा तो हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ गरीब हैं वो दे रहे हैं। अमीर तो सिर्फ 3% टैक्स देते हैं जीएसटी का। और कहा क्या जाता है?
कि भारत में तो सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो कोई टैक्स ही नहीं देते। ये इनके मामा के घर से टैक्स आ रहा है क्या? और जो कॉर्पोरेट टैक्स जो 10 लाख करोड़ इकट्ठा हो रहा है, वो जनता के जेब से नहीं आता, जनता से उद्योगपतियों के पास जाता है, फिर वहां से सरकार के पास जाता है, तो हमारे पास से पैसा नहीं आता क्या वो? सोचने वाली बात है ना। कॉर्पोरेट्स का, फैक्ट्रियों का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का पैसा कहां से आएगा? सेल से। सेल किसको कर रहे हैं? आपको और मुझे। और 2/3 सेल तो गरीबों को है, 100 करोड़ का है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट में भी अधिकतर हिस्सा तो उनका ही हो गया ना, गरीबों का ही हो गया ना। तो ये जो कहानी रची जाती है ना कि भारत में सिर्फ 2 या 3% लोग टैक्स देते हैं, बाकी तो टैक्स ही नहीं देते। ये झूठ है। भारत में 100% लोग टैक्स देते हैं। जो गरीब का बेटा है ना, जिसे रात को कभी रोटी नहीं मिलती और उसको माँ कहती है, "बेटा सो जा, महीने के आखिर में कुछ पैसे बचेंगे तो ₹5 वाला पैकेट जो ₹10 का आता है ना पार्ले जी का, वो तुझे लेके बिस्कुट खिलाऊँगी मैं। लेकिन खिलाऊँगी।" रोज़ उसको चाँद दिखाती है कि आज मेरे पास ₹10 नहीं है, मैं बिस्कुट नहीं खरीद सकती। क्योंकि इसके परिवार की आमदनी ₹5000 महीना है। 5000 में आटा खरीदेगी, तेल खरीदेगी, सब्जी खरीदेगी, दाल खरीदेगी, हल्दी खरीदेगी, मिर्च खरीदेगी, क्या ख आलू भी नहीं खरीद सकते। आप कहोगे, "यार आटा-चावल पे तो है ही नहीं, टैक्स ही नहीं है।" कौन बोलता है? जैसे ही कोई चीज़ पैक हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स आ जाता है। और आजकल तो हर चीज़ पैक में आ रही है। आटा हो, गेहूँ भी पैक होके आने शुरू हो गए, चावल पैक होके आने शुरू हो गए। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो टैक्स से मुक्त है। आप कहोगे, सरकार कहती है सब्जियाँ जो बाज़ार में आप खरीदते हैं ना, सब्जियाँ टैक्स फ्री हैं। आप देखो टैक्स फ्री है ना? जो ₹100 की सब्जी या एक डीलर सपोज़ करो दिन में ₹5000 की सब्जी खरीदता है सब्जी मंडी में, 5000 की और फिर आके उसको 15000 की बेचता है ना? क्यों बेचता है? वो इसलिए बेचता है कि जब सब्जी मंडी से उसको अपने यहाँ उस सब्जी को टेम्पो में लाद कर जब उसको ₹2000 किराया देना पड़ता है, ₹2000 किराया देना पड़ता है, तो उस 2000 के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। तो उस 2000 के किराए के ऊपर ₹360 किराया दे दिया ना उसने, जीएसटी दे दिया ना। तो जब सब्जी बिक रही है तो जीएसटी आ गया ना उसमें। सोचिए ना, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट तो की जा रही है ना। तो मोदी सरकार का जीएसटी का तंत्र इसीलिए था कि जनता के कपड़े-लत्ते उतार लिए जाएँ। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि आपकी आमदनी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, तुम मरते हो मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे चाहिए। आई वांट मनी क्योंकि मुझे अडानी-अंबानी को पैसे देने हैं। ये सारी दिक्कत थी। अब जीएसटी हाथों से निकल गया, सरकार के जो राज्य के विंग हैं, अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई वित्तीय पावर ही नहीं बची और केंद्र फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42% पैसा देना चाहिए, देता 32% है हमको। 10% देता ही नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते, भीख माँगनी पड़ती है। अब केंद्र भीख मंगवाता है। अब केंद्र कहता है, ऐसा है कि लोगों से कहा जा रहा है, देखो अगर पेट्रोल जीएसटी में आ जाएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आज के रेट कम हो जाएँगे। लोगों को फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीज़ल के जीएसटी में आने से, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य सरकारों के पास जो आखिरी हथियार है, आखिरी, लास्ट क्योंकि और तो कोई टैक्स है ही नहीं उनके पास अब। शराब वगैरह का टैक्स है या थोड़ा प्रॉपर्टी का टैक्स है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। राज्य सरकारों के पास टैक्स का अब राइट ही नहीं बचा है। तो जो थोड़ा बहुत है, 1 पैसा कमा सकते हैं, वो पेट्रोल से कमाते हैं, डीज़ल से कमाते हैं, उसके ऊपर वैट लगाते हैं। सरकार भी तो एक्साइज़ लगाती है ना, ₹30 का पेट्रोल ₹100 में बिकता है ना इंडिया में, ₹70 टैक्स है। सरकार चाहती है कि ये एकमात्र सोर्स जो स्टेट के पास है, वो भी छीन लिया जाए, इनसे ले लिया जाए। इसके बाद पहले कमीज़, बनियान और पैंट हमने राज्य सरकारों की उतरवा ली थी। इस बार जीएसटी में पेट्रोल, डीज़ल आ गए, तो हम इनकी जो बचा हुआ है ना, वो भी निकाल लेंगे। ये उसके बाद वस्त्रहीन हो जाएँगी स्टेट्स। उसके बाद इनके पास कटोरे के अलावा कुछ नहीं बचेगा और हम जनता से कहेंगे देखो हमने तुमको फ़ायदा देना है, लेकिन इन एक्चुअलिटी हमें जनता को फ़ायदा देना ही नहीं है। पहले जीएसटी आया था फ़ायदा दिया क्या? नहीं दिया ना, लूटा। ये लूट का तंत्र था आपके लिए।
अब ये लेके पहले हमको भिखारी बनाया, वी बिकम बेगर, फिर 5 किलो अनाज देके कहा जिंदा तो हो ना। तो मोदी सरकार का पहला मंत्र यह था कि हमारी जो 100 करोड़ जनता है उसको भिखारी बना दो या 140 करोड़ को भिखारी बना दो। अब उसके बाद जो 30 राज्य बनते हैं, अब इसको भिखारी कैसे बनाया जाए? अब भिखारी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पेट्रोल, डीज़ल को जीएसटी में लाया जाए। तो मैं खुद कहूँगा कि मैं पेट्रोल, डीज़ल को जीएसटी में लाने के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमें तो फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। लेकिन राज्य सरकारों को ये और लूट लेंगे और ये उनका आखिरी जो उनके पास हथियार है टैक्स लगाने का, वो भी छीन लेंगे। और उसके बाद जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वस्त्रहीन होके सिर्फ भीख माँगेंगी, भाई साहब कोई एक तौलिया दे दो लपेटने के लिए, नंगे हो गए हम तो। एक-एक पैसे के लिए सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को तरसा देगी और जिसको पैसे देने अपने चहेते उसको दे देगी, जिसको नहीं देने नहीं देगी। अभी देखो नायडू और नीतीश को दे दिया ना पैसे, बाकियों को दिए क्या? नहीं दिए ना। बस यही होगा। ये नहीं चाहते कि राज्य रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य ही खत्म हो जाएँगे। नाम के लिए रहेंगे। राज्य में इनका एक चीफ सेक्रेटरी रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म होगा और वो वैसे ही राज करेगा जैसे मोदी जी चाहेंगे। जीएसटी का तंत्र लूट का तंत्र है। जनता को लूटने का तंत्र है। जनता के कपड़े तो उतार लिए और पेट्रोल डीजल के अंदर जीएसटी में झांसा देके अब ये चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत एक एक वस्त्र बचा हुआ है ना नीचे, हमें वस्त्रहीन कर दिया जाए और राज्यों को भी वस्त्रहीन कर दिया जाए। ये है मोदी की लंबी दूरी की चाल भैया। मोदी एक्चुअली ये समझ के चल रहे हैं कि वो यहाँ सदा के लिए जिंदा है। भैया हमें तो खुद नहीं पता 67 साल की उम्र है, कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। सुबह उठ गए तो दोपहर तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन इनको यकीन है कि ये भगवान के दूत हैं, ये बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, ये ऊपर से टपके हैं, ये मरने वाले भी नहीं हैं। हालांकि हम तो दुआ करते हैं शतायु हो भैया, लेकिन दुआ भी तो शतायु की होती है ना। यानी कि 100 साल की, 110 साल की दुआ नहीं होती भाई साहब। तो जब तक रहेंगे आपके कपड़े लत्ते उतारेंगे। तो जीएसटी का तंत्र क्यों था? इसीलिए था। जीएसटी डबल क्यों हो रहा है? कि जो चीजें ₹100 की थी पहले, जिस पे 18% टैक्स लेते थे, अब वही चीज ₹200 की है, तो टैक्स तो डबल होएगा ही ना। लेकिन आपको और मुझे क्या मिला? क्या मेरी और आपकी आमदनी हुई क्या इतनी? नहीं ना। ये लूट का तंत्र है और अब पेट्रोल डीजल को लाके तो हमें वस्त्रहीन करने वाले हैं और राज्यों को भी वस्त्रहीन करने वाले हैं। लेकिन राज्य एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसलिए सरकार कहती है हम उन्हें दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन एक दिन तो होगा कि उनको ये जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को जनता के लिए आना पड़ेगा। जनता के लिए? कौन जनता? जनता तो वैसे ही वस्त्रहीन है बेचारी। क्या करोगे? शुक्रिया आपका।